हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने कवर किया है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई से ब्लड के थ्रू जो एक्सचेंज किया है हमने गैसेस का, वो हम पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि जो आपकी ब्लड के अंदर CO2 और ऑक्सीजन जो गैस है वो मूव कैसे करती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों गैसेस को पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो आपकी पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो होता है बच्चे बाय ब्लड। ब्लड से आपका ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस आपकी ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन और CO2 गैस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपका जो ब्लड है उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं बच्चे, RBCs होती हैं, WBCs होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है आपके ब्लड के अंदर। तो जो आपका इसका गैसेस का 97% है वो बाय RBCs होता है। ठीक है, देखो 100% आपकी कोई गैस है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ब्लड से मूव कर रही है वाया ब्लड, और ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती हैं RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन आपकी RBCs के साथ कंबाइन होके ट्रांसपोर्ट होती है आपके ब्लड के अंदर पूरी बॉडी में। बाकी की 3% आपकी इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। ध्यान से सुनो, 97% ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन रहती है आपके RBC सेल के साथ, और 3% आपकी प्लाज्मा के साथ कंबाइन होकर पूरे ब्लड में मूव करती है। 100% यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कि भाई जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो उसका नंबर यहां से थोड़ा सा अलग रहेगा। उसका नंबर आपको समझना है, जो आपका 20 से 25% है, 20 to 25%, तो आपका RBC से होता है। RBC सेल के थ्रू कंबाइन करके CO2 मूव करता है। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द कार्बोनेट फॉर्म। वो आपका कार्बोनेट की फॉर्म में मूव करता है, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट की फॉर्म में मूव करता है। और जो बच गया 5% यहां पर जो बच चुका है, वो आपका प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होके मूव करता है वाया प्लाज्मा। इस नंबर को जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, इसको रिपीट करता हूं मैं। आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन में आपका 97%, जो ये 97% है, ये जाएगा RBCs के थ्रू, RBCs, और 3% प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा कंपोनेंट है, जो फ्लूइड होता है, दैट इज द प्लाज्मा, 3% वहां। देन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 20 से 25% RBC सेल के साथ कंबाइन होके 70% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और 5% प्लाज्मा, 5% प्लाज्मा के अंदर ये मिक्स होके मूव करता है आपका CO2। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सीजन जो मूव करता है कंबाइंड फॉर्म में, कितना 97%, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्लड के साथ, प्लाज्मा जो RBC सेल है उसके साथ कंबाइन होकर मूव करता है। उसका एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं हम, किसका? हेमोग्लोबिन का। आप ब्लड को काउंट करते हैं हेमोग्लोबिन में, तो हमें हेमोग्लोबिन जो है, जो कंबाइन करके ऑक्सीजन को मूव करवाता है, उसका स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, हेमोग्लोबिन। ठीक है बच्चे, हेमग्लोबिन जो है दो वर्ड से मिलके बना है, हेम प्लस ग्लोबिन। ठीक है,
पहले हम एक हेम मोनोमर बनाएंगे, फर्स्ट एक हेम मोनोमर, और हेमोग्लोबिन 4 हेम से मिलके बनता है। मींस जो हेम है, हेमोग्लोबिन में जो हेम है वो 4 मोनोमर ऑफ हेम के ग्रुप से मिलके बनता है। तो पहले हम एक हेम के स्ट्रक्चर को देखने क्या होता है। देखो सबसे पहले 1 आपको हेम मॉलिक्यूल देखना है, मोनोमर। इसके अंदर 4 रिंग होती हैं आपकी, 4 रिंग ऐसे। ठीक है बच्चे, आपके एक हेम के मॉलिक्यूल के अंदर 4 रिंग होते हैं, इनको बोलते हैं पायरोल रिंग, पायरोल रिंग। ठीक है, और इनके बीच में, रिंग के बीच में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, और ये होता है आपका फेरस की फॉर्म में, फेरस। फेरस की फॉर्म में आपका आयरन का मॉलिक्यूल होता है। ये आपका एक मोनोमर है। ऐसे 4 मोनोमर मिलके एक हेम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसे 4। ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे 4 मॉलिक्यूल मिलके, हेम के 4 मॉलिक्यूल मिलके एक हेमोग्लोबिन के हेम को स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मान लो ये मैंने बनाया एक, ये 4 मैंने बनाई है पायरोल रिंग। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा ऐसे, एक यहाँ पर। ठीक है, और ये सारे मिलके एक हेम के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और इन सब के पास ग्लोबिन चेन होती है। समझ में आई इतनी बात? दोबारा से सुनो। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमें समझना है। हेम एक मोनोमर है, एक मोनोमर ऐसे 4 मिलके एक हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये हेमोग्लोबिन और इसके अंदर ये ग्लोबिन की चेन। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को जल्दी से बनाओ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को आप बोलते हो प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है बच्चे, प्रोटोपोरफायरिन। हेम का मॉलिक्यूल एक, 4 हेम के मोनोमर जोड़ेंगे तो हेमोग्लोबिन बनेगा, उसके साथ में आपको ग्लोबिन की चेन दिखानी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, आपकी ब्लड के अंदर 4 टाइप के ग्लोबिन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा एंड डेल्टा। ह्यूमन अडल्ट के अंदर, अडल्ट ह्यूमन के ब्लड के अंदर आपका अल्फा और बीटा होता है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बट इन फीटस या फिर एम्ब्रियो आप कह सकते हो, एम्ब्रियो के अंदर अल्फा और गामा होता है, बीटा नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन है नीट का, नीट का क्वेश्चन है ये। अडल्ट के अंदर अल्फा एंड बीटा और फीटस के अंदर अल्फा एंड गामा, ये स्ट्रक्चर होती है। जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कुछ मैं आपको नंबर बताता हूं, कितने ग्लोबिन, कितने हेमोग्लोबिन, कितने अल्फा, कितने बीटा, वो आपको याद करना है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 1 Hb के अंदर आपके 2 अल्फा होते हैं और 2 ही बीटा होते हैं। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। 2 अल्फा और 2 बीटा, क्या है ये? ग्लोबिन्स हैं। 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन्स आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन है बड़ा। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है? 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, 1 Hb मॉलिक्यूल कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके ब्लड के अंदर मूव करवाता है। कौन? एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। 4 कैसे? क्योंकि यहाँ पर 4 आपकी मोनोमर है और 4 ही आपकी ग्लोबिन रिंग है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है और आगे मूव करता है इनटू द ब्लड। जल्दी से इसको लिखो।
ठीक है। देन ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आया है ये दे दिया जाता है टिश्यू को। अब यहाँ पर आपको डिफ्यूजन समझना है। डिफ्यूजन क्या कहता है? डिफ्यूजन में ये है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती हैं चीजें, ठीक है। तो यहां पर आप इसको देख सकते हो एक बार कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां से वो ऑक्सीजन ज्यादा गई है क्योंकि हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन को बाइंड किया है। और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज्यादा होता है। तो क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाता है आपका ये ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन एंड CO2 गैस मूव करती है वाया ब्लड। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे इसको रिपीट करता हूं। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमने आज पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपको दो गैसेस पढ़नी है, ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन का अमाउंट आपके ब्लड के अंदर आपको पता होना चाहिए। 97% ऑक्सीजन बाइंड करता है आरबीसीज के साथ एंड 3% बाइंड करता है आपका प्लाज्मा के अंदर, मूव करता है। CO2 में आपका 20 से 25% आरबीसीज, 70% कार्बोनेट की फॉर्म में और आपका 5% प्लाज्मा के अंदर। देन मैंने आपको पढ़ाया हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, दो टर्म से मिलकर बना है ये, हेम प्लस ग्लोबिन। एक हेमोग्लोबिन में आपके 4 मोनोमर होते हैं हेम के और आपके 4 ही ग्लोबिन्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है, ये 4 पायरोल रिंग होती है, बीच में आयरन होता है जो कि फेरस की फॉर्म में होता है, और आपका फिर इसको बोलते हैं आप प्रोटोपोरफायरिन, और ऐसे 4 मॉलिक्यूल मिलके आपका ग्लोबिन की चेन यहाँ पर जुड़ जाती हैं और यहाँ पर हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और आप CO2 का एक्सचेंज आपने देखा। यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। आई विल क्लियर द डाउट्स। थैंक यू बच्चे।